Hello students, hope you all are fine and fit. Today I am going to teach you about the universal law of gravitation of chapter gravitation. In the previous chapter, you have read about the force. What is force? A push or pull, which can change the direction, change the size of an object, can increase or decrease the speed of an object. अब आप लोगों ने देखा है वो किसी अनबैलेंस फोर्स की वजह से होता है. अब अगर हम कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो कहाँ आती है? नीचे की तरफ आती है. वो भी कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है. इसी तरह से मून अर्थ के चारों तरफ होता है, राइट? एक ऑर्बिट में मूव करता रहता है. इसका मतलब वहां भी कोई अनबैलेंस फोर्स है एक्टिंग ऑन इट. प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, एक ऑर्बिट में मूव करते हैं, यानी वहां भी कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स है जो उस पर एक्ट कर रहा है, जिसके कारण वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है. न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने उसको कहा ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या कहा? ग्रेविटेशनल फोर्स. और हम उसी के बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन. कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? एक बार सर आइजैक न्यूटन एक ट्री के नीचे बैठे थे. एप्पल नीचे की तरफ आया. He start thinking, why the apple comes down? Why it doesn't go upward? When we throw the ball, why it doesn't go upward? It comes downward again. The rainwater comes in a downward direction. The flow of a river is in a downward direction. Why the moon keeps on rotating around the earth? Why the earth keeps on rotating around the sun? He started thinking and he said that it is due to the gravitational force. It is due to the gravitational force. Okay. अब इन्होंने कहा हर एक ऑब्जेक्ट इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. क्या? ग्रेविटी, also called gravitation, is a force that exists among all material objects in the universe. For any two objects or particles having non-zero mass, the force of gravity tends to attract them towards each other. Every object in the universe is surrounded by the gravitational field. यहाँ पर सर आइजैक न्यूटन ने ये डिफाइन दी ग्रेविटेशनल फोर्स की और ये बताया कि क्यों मूव करते हैं. अब उसके आगे बारे में आगे बढ़ते हैं. हमने एक थ्रेड लिया, थ्रेड से हमने एक स्टोन को बांधा और उसको तेजी से इस तरह से घुमाना है जैसे इस पिक्चर में नजर आ रहा है. ठीक है. अब यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, नीडेड टू ओवरकम द इनर्शिया, क्योंकि उसको यहाँ इनर्शिया मिलेगा. अगर स्ट्रिंग को रिलीज कर देते हैं, बॉल इस तरह से मूव करेगी, ना बी की तरफ जाएगी ना सी की तरफ आएगी, वो टेंजेंशियली मूव कर जाएगी. ऐसा क्यों होता है? अगर हम यहाँ से हमारे हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, इस तरह से मूव करा रहे हैं, तो यहाँ से हम फोर्स जो लगा रहे हैं वो सेंटर पे लग रहा है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है और उसको पाथ देता है. और अगर हम उस स्ट्रिंग को रिलीज कर देते हैं तो वो टेंजेंशियली मूव कर जाएगा, वो एक पाथ में मूव नहीं करेगा. इसका मतलब एक सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जिसमें इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिसके कारण बॉल एक ऑर्बिट में मूव कर रही थी. जहां से जैसे ही फोर्स हटा तो वो कैसे मूव कर जाएगी? टेंजेंशियली मूव कर जाएगी. ये देखिए, ये हम फोर्स लगा रहे हैं, इसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं, और जो सेंटर पे फोर्स लग रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. अब इसी कारण से अब देखो, मून अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है. किसकी वजह से? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ लग रहा है. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ नहीं लगेगा तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा, वो टेंजेंशियली मूव कर जाएगा. लेकिन मून तो एक ऑर्बिट में मूव करता रहता है, तो वो किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ की. ऐसे ही अर्थ सन के चारों तरफ, सारे ही प्लैनेट सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में मूव करते हैं. वो किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ की वजह से वो एक ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं.
ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज करता है, एप्पल तो हमें नीचे आता हुआ नजर आया, तो मून हमें कभी अर्थ एप्पल की तरफ जाते हुए क्यों नहीं नजर आई, या मून अर्थ की तरफ आते हुए क्यों नहीं नजर आया, मून क्यों नहीं आता अर्थ की तरफ, अर्थ क्यों जाता है मून की तरफ। अब हमने थर्ड लॉ में पढ़ा था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर अर्थ मून पर फोर्स लगा रही है तो मून भी तो अर्थ पर लगाएगा, एप्पल अर्थ पर लगा रही है तो अर्थ भी तो एप्पल पे लगाएगी लगाएगी ना। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास पढ़ा था कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन मास। इफ मास इज मोर, एक्सेलरेशन इज लेस। इफ मास इज लेस, एक्सेलरेशन इज मोर। यहाँ पर हम उसका एग्जांपल लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये कार्ट खाली है, आप शॉपिंग स्टोर में गए, आपने कार्ट लिया, आप उसको इजीली मूव करा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब उसके अंदर सामान ओवरलोड हो जाता है तो क्या उसको मूव कराना आसान होता है? नहीं होता। तो मास कम था, वो इजीली मूव कर रहा था, मास ज्यादा था, वो इजीली मूव नहीं कर रहा था। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है मास पर, डिपेंड करता है। इसलिए एप्पल तो हमें अर्थ की तरफ आते हुए नजर आता है क्योंकि उसका मास कम होता है, लेकिन अर्थ का मास ज्यादा होता है, इसलिए अर्थ एप्पल की तरफ जाते हुए नजर नहीं आती। और अर्थ पर कोई भी, अर्थ क्या, कहीं भी सेलेस्टियल बॉडीज हो या टेरेस्ट्रियल बॉडीज हो, दोनों पर फोर्स लगता है। आप कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, सबके बीच में फोर्स रहता है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। फिर है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या क्या दिया हमने, यहाँ पर दो बॉल लिए, एक का मास कैपिटल एम लिया, एक का मास स्मॉल एम लिया, दोनों सेपरेटेड थे डी डिस्टेंस से, राइट। इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सर आइजैक न्यूटन ने कहा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट in this universe attract every other object with the force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ उन्होंने कहा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस है, तो हमने F प्रोपोर्शनल टू M इंटू एम लिखा। फिर उन्होंने कहा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हमने क्या लिखा, F इनवर्सली और 1/d², दोनों को कंबाइन कर दिया, ये आ गया M इंटू एम अपॉन d²। अब बेटा जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ पर वो कांस्टेंट आया कैपिटल G, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है यूनिवर्सल। व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड यूनिवर्सल? बिकॉज इट इज एप्लीकेबल बोथ ऑन द सेलेस्टियल और द टेरेस्ट्रियल बॉडी, बिग और द स्मॉल ऑब्जेक्ट, सब पर एप्लीकेबल है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल जी को क्या कहा गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया, जिसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है। अब हम अगर इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं, हमारा फॉर्मूला आया F इक्वल टू G(m1m2) अपॉन r²। r² को हम कहाँ ले गए, F की तरफ, m1 m2 को नीचे ले आए, तो ये आ गया FR² अपॉन m1 m2। यूनिट ऑफ F क्या होती है, न्यूटन। यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है, मीटर। यूनिट ऑफ मास क्या होती है, केजी। यहाँ पे दो मास हैं तो ये केजी इंटू केजी आ गया, ये यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हेनरी कैवेंडिश ने दी थी। उन्होंने दो गोल्ड बॉल ली जिनका उन्हें मास पता था, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी मालूम था, कितना वो फोर्स लगा रहे हैं वो भी मालूम था, उससे उन्होंने उसकी वैल्यू निकाली। वो आई है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती, हमेशा यही वैल्यू रहती है, इसलिए इसको वैल्यू हमेशा हमें यही लिखनी होती है। Importance of universal law of gravitation. टाइड्स जो सी में आकर करती हैं, किस वजह से आकर करती हैं, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन और मून की वजह से। जब सन और मून बिल्कुल सामने आमने होते हैं और अर्थ इस तरह से होती है तो कॉज करता है हाई टाइड,
जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये सन ये मून, तो लो टाइड अकर करती है। क्या करती है? लो टाइड। तो इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है ये देखते हैं। It holds the solar system together. It holds the atmosphere near the surface of Earth, the flow of water in the river for rainfall and snowfall, motion of the moon around the Earth, motion of the planet around the sun, occurrence of the tides. These are the importance of the universal law of gravitation. We read about the universal law of gravitation and its importance in this video. Hope you have understood this topic. Thank you.